नमस्ते दोस्तों, मैं श्रेयस बड़िए आप सबका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजी को स्टडी करेंगे जो कि है कम्युनिज्म। जैसे कि ये आइडियोलॉजी जो है ये वर्ल्ड हिस्ट्री में भी स्टडी की जाती है या फिर पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट से भी जुड़ती है, इसलिए मैंने यहाँ वर्ल्ड हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों का मेंशन किया है। कम्युनिज्म जैसी मिलती जुलती जो आइडियोलॉजी एकदम उसके सिमिलर जो लगती है वो है सोशलिज्म, जिस पे मैं प्रीवियस लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ और आप लोगों ने उसे देखा भी होगा। जिन लोगों ने उसे नहीं देखा और वो जो देखना चाहते हैं वो अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, वो वीडियो को आप देख सकते हैं। जैसे कि आपको सोशलिज्म और कम्युनिज्म में बहुत लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स जाते हैं कि भाई ये आखिरकार सेम लगता है, इसमें फ़र्क क्या है। ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी जब आप दोनों भी लेक्चर्स को अटेंड कर लेंगे। उसके बाद का हमारा जो लेक्चर होगा जिसमें हम सोशलिज्म और कम्युनिज्म में क्या डिफरेंस है ये भी देखने वाले। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करें। सबसे पहले देखते हैं कि आज के वीडियो लेक्चर में हमें क्या क्या स्टडी करना है। तो आज का जो वीडियो लेक्चर कम्युनिज्म है उसमें हम इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे, उसके बाद इसका मीनिंग क्या होता है ये देखेंगे, कम्युनिज्म के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ये देखेंगे, कम्युनिज्म के अलग अलग तरह की ब्रांचेस को स्टडी करेंगे और आखिरी में क्रिटिसिज्म जो होता है कम्युनिज्म को लेके वो क्या है वो भी देखेंगे। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि क्रिटिकली एनालाइज, क्रिटिकली एग्जामिन, वैसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये वाला पार्ट देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो के एंड तक बने रहे ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए कि कम्युनिज्म होता क्या है। तो चलिए पहले टॉपिक से शुरू करें जो कि इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपको ये बता दूं कि कम्युनिज्म जो है वो एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फिलोसॉफी है। जैसे हमने ये देखा था कि सोशलिज्म में भी हमने यही सेम चीज़ें देखी थी, वो भी एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फिलोसॉफी है। पॉलिटिकल फिलोसॉफी यानी ये एक पॉलिटिकल सिस्टम को बनाती है और दूसरा होता है इकोनॉमिक, यानी हम कहेंगे कि देश की अर्थव्यवस्था या फिर बाकी चीज़ें जो भी प्रोडक्शन को लेके वो किस तरह से होगी उसे ये बताती है। तो ये कैसे ये भी आपको आगे पता चलेगा। एंड द मूवमेंट विद अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ कम्युनिस्ट सोसाइटी। तो कम्युनिज्म का एक ही एम होता है, एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, वो ये है कि कम्युनिस्ट सोसाइटी बनाना। कम्युनिस्ट जो राइटर्स है और जो फिलोसोफर्स है उनका ये कहना है कि कम्युनिज्म का जो एम है वो यही है कि वो एक ऐसी सोसाइटी बनाए जिसमें स्टेट भी ना हो, स्टेट यानी कोई सरकार नहीं हो और कोई क्लासेस ना हो। अब सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने जो क्लासेस की बात की है, तो क्लासेस होती क्या है ये हम सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए कम्युनिज्म के पहले जो कैपिटलिज्म आया, कैपिटलिज्म कैसे आया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो इंडस्ट्रीज बनी, इंडस्ट्रीज के चलते कैपिटलिज्म आया। कैपिटलिज्म में होता क्या है, प्राइवेटाइजेशन होता है, प्राइवेट लोग होते हैं। यानी हम सबसे पहले कहेंगे जैसे एक एबीसी नाम की कंपनी है, एबीसी नाम की कंपनी का कोई ओनर होगा, फॉर एग्जांपल एक्स नाम का ओनर, तो ये हो गया ओनर, ये एक क्लास बन जाती है। उसके अलावा ये अपने पास कुछ लोगों को रखेंगे अपने फैक्ट्री में काम करने के लिए जो कि होते हैं वर्कर्स या फिर लेबर्स, तो वर्कर्स का एक और क्लास बन जाता है। तो ओनर के क्लास और वर्कर के क्लास ऐसे एक क्लास में बटी हुई सोसाइटी होती है। और हमेशा इस सोसाइटी में होता क्या है, ऐसे सोसाइटी में होता है कि ओनर जो होता है वो हमेशा वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन करता है, वर्कर्स का शोषण करता है, उन्हें तकलीफ पहुंचाता है। तो जो कम्युनिज्म वाले लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि ऐसी सोसाइटी नहीं होना जिसमें ऐसे क्लासेस बने हो। इस कारण होगा क्या, एक्सप्लॉयटेशन होगा। तो हमें कंट्रोल करने वाली कोई चीज़ नहीं होना, जैसे कि स्टेट भी यही करेगा। स्टेट जो होता है वो लोगों को कंट्रोल करेगा और अपने अकॉर्डिंग लोगों को चलाएगा, सरकारें। तो वो कहते हैं कि ना स्टेट होने चाहिए ना क्लासेस होने चाहिए। तो कम्युनिस्ट थियोरिस्ट जो होते हैं उनका ये कहना है कि ये पॉसिबल है कि हम इस तरह से काम कर सके। यानी ये जो क्लास होता है ना, ओनर वाला क्लास, इसको बुर्जुआजी क्लास कहा जाता है। याद रखेगा, बुर्जुआजी का मीनिंग होता है ओनर वाला क्लास। हम ये जो ओनर वाला क्लास है इसे यहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं, इनकी अथॉरिटी छीन सकते हैं और उनको हम रिप्लेस कर सकते हैं वर्कर रूल से। यानी यहाँ पे ओनर की नहीं चलेगी इस फैक्ट्री में, इस फैक्ट्री में चलेगी वर्कर्स की। वर्कर्स के ग्रुप बनेंगे और वो अपने अकॉर्डिंग ही सब चीज़ों को चलाएंगे। ये चीज़ें यहाँ पे कही गई है, क्योंकि ये अगर रहेगा ओनर हमेशा तो फिर एक व्यक्ति बाकी लोगों को एक्सप्लॉइट करते रहेगा। और अगर ऐसी सोसाइटी बन जाती है जिसमें वर्कर्स का रूल है तो सब अच्छे से चल जाएगा। यही विचारधारा होती है कम्युनिज्म की। कम्युनिज्म में यही कहा जाता है कि सोशल वेलबींग की तरफ सबसे पहले ध्यान दो। सबसे पहले हमें जो सोशल चीज़ें यानी हमारा समाज है, हमारी जो सोसाइटी है उसको अच्छा बनाना है। सबसे पहला तो हमारा टारगेट एम यही होना चाहिए, ये इनका कहना होता है कम्युनिज्म का। तो ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है अबाउट कम्युनिज्म। तो जैसे कि हम देख चुके हैं कम्युनिज्म एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फिलॉसफी है और यहाँ पे यही एक कम्युनिस्ट सोसाइटी बनाना। अब कम्युनिस्ट सोसाइटी क्या होता है, जिसमें सोशियो इकोनॉमिक ऑर्डर जो होता है वो यही होता है कि कॉमन ओनरशिप पे बेस्ड है। यानी हर चीज़ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से लेके हर चीज़ में यही है कि कॉमन ओनरशिप। अब देखिए क्या होगा, जैसे मैंने बताया कि
पहले जो हमने सोसाइटी देखी कैपिटलिज्म में, वहाँ पे एक ओनर होता है। जैसे हम अभी ले लेते हैं, चलिए पिछले बार जो एग्जांपल लिया वही ले लेते हैं, एक्स नाम का ओनर। एक्स नाम का ओनर ओन कर रहा है एबीसी नाम की कंपनी, और इसके अंडर ये जो एक्स नाम का व्यक्ति इस कंपनी में रूल कर रहे हैं डब्ल्यू डब्ल्यू नाम के पूरे वर्कर्स। ये पूरे वर्कर्स अंडर रूल इस कंपनी में काम कर रहे हैं, यानी ये सब किसके अंडर रहेंगे? एक्स के अंडर रहेंगे। तो ये सब जो वर्कर्स है इसको ये एक्सप्लॉइट करता रहेगा। तो इनका कहना है कि यहाँ पे ओनरशिप कॉमन होनी चाहिए, यानी ये सभी लोग जो है इन सबकी यहाँ पे ओनरशिप होगी, और ऐसे ओनरशिप को कहा जाएगा कॉमन ओनरशिप, यानी एक कोई ओनर नहीं रहेगा, सभी लोग इसके ओनर रहेंगे। ये सोशलिज्म में कहा गया। अगर ऐसा होगा तो एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा, ये इनका कहना है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी जो भी चीज़ें उस सबके ओनर, यानी प्रोडक्शन करने के लिए कौन सी चीज़ें काम में आती, उनको मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। जैसे हम कहेंगे मशीन है या फिर लैंड है, जो भी चीज़ें एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सब चीज़ों के ओनर सभी रहेंगे, कॉमन ओनरशिप रहेगी। और यहाँ पे कोई सोशल क्लासेस नहीं रहेगी, लाइक ओनर क्लास या वर्कर क्लास, ऐसे नहीं रहेगा। यानी जो भी है कि मनी और स्टेट का सवाल ही नहीं उठता है, पैसे जो है वो इक्वली सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो पैसे किसी के एक के पास रहेगा, ये सवाल नहीं उठना चाहिए। दूसरा है कोई राज्य नहीं रहना चाहिए, स्टेट नहीं रहना चाहिए जो आपको कंट्रोल कर रहा है। ये सब चीज़ें सोशल कम्युनिज्म में कही जाती है। अगली बात यह है कि कम्युनिज्म जो है ये एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, जिसमें यही कहा है कि क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी बनाएंगे। कभी भी कम्युनिज्म आए तो ये चीज़ याद रखिएगा कि उनको बनाना होता है क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी जिसमें ना ही कोई क्लास होंगे ना ही कोई स्टेट होगा, और इसमें ओनरशिप जो होगी वो शेयर्ड ओनरशिप होगी, जिसको हम कॉमन ओनरशिप भी कह सकते हैं। अब शेयर्ड ओनरशिप या कॉमन ओनरशिप का मीनिंग मैं आपको बता चुका हूँ। सब लोग मिलके इसके कॉमन ओनर होंगे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो चीज़ है वो भी हम देख लिए, और यहाँ पे यही है कि एक तरह से ये सोशलिस्ट मूवमेंट का ही हिस्सा है, यानी सोशलिज्म के ही का ही हिस्सा हम कह सकते हैं कम्युनिज्म। बट यहाँ थोड़ा सा हमें डिफरेंस दिख रहा है, जैसे कि हमने पहले सोशलिज्म भी पढ़ा और अब आप जब ये कम्युनिज्म पढ़ रहे हो तो आपको कुछ डिफरेंस पता ही चल रहा होगा। और आपको वैसे भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले लेक्चर में मैं सोशलिज्म और कम्युनिज्म के बीच के डिफरेंस आपके साथ डिस्कस करने ही वाला हूँ। तो यहाँ पे हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमें ये देखने मिलता है, यहाँ पे हमने मीनिंग भी देख लिया और इंट्रोडक्शन भी देख लिया। अब हम देखते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कम्युनिज्म की। कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के बाद तो आपको ये चीज़ जैसे कि पूरी क्लियर हो जाएगी, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी कि ये सब चीज़ें होती क्या है। तो चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें अगर कम्युनिज्म की, तो सबसे पहले सोशल वेलफेयर की बात की जाती है। कम्युनिज्म में जिस चीज़ की बात की जाती है वो है सोशल वेलफेयर, समाज के कल्याण की बात की जाएगी हमेशा। यानी हम यही कहेंगे कि ये इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाने की बात करते हैं। अब सवाल ये है कि इगैलिटेरियन सोसाइटी क्या है? ऐसी एक सोसाइटी होती है जो हमेशा इक्वालिटी को प्रमोट करती है। चाहे आप रिच रहो चाहे पुअर रहो, आप कोई भी क्लास के रहो, सब जगह इक्वालिटी रहेगी। और यहाँ पे इसीलिए एक बहुत सोशल कम्युनिटी जो होती है वो बहुत स्ट्रांग बनती है, क्योंकि सब मिलजुल के रहते हैं और हाई प्रायोरिटी एक ही चीज़ को दी जाती है, और वो है सोशल वेलफेयर, समाज का कल्याण। पैसा आएगा तो लोगों के कल्याण के लिए ही लगाया जाएगा। फ्री एजुकेशन दिया जाएगा उस पैसे से, लोगों को हेल्थ केयर फ्री दी जाएगी। ये सब चीज़ें जो है सभी को, ये यहाँ पे होता है कम्युनिज्म में। दूसरी बात ये है कि इट इज़ एबल टू मूव सो स्विफ्टली। अब ये बहुत आराम से बहुत इजीली आगे बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सबकी वेलबींग की ही बात की जा रही है, और एक के नहीं, सिर्फ रिच लोगों के या सिर्फ किसी एक के, एक रिलीजन वाले के या एक किसी कास्ट वाले के, ऐसी बात नहीं होती। एंटायर पॉपुलेशन के ही बात होती है। एक इंडिविजुअल के सेल्फ इंटरेस्ट की बात नहीं होगी। इंडिविजुअल क्या चाहता है वो नहीं देखा जाएगा, पूरी पॉपुलेशन के बारे में सोचा जाता है कम्युनिज्म में। और यही है कि सबसे अच्छी सोसाइटी तभी बन सकती है जब हम पूरे पॉपुलेशन का ख्याल रखें। तो सबसे पहला होता है सोशल वेलफेयर की बात होती है कम्युनिज्म में। सो अगला हम जो कैरेक्टरिस्टिक देखने वाले हैं वो है इकोनॉमी। अगर हम कम्युनिज्म के इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पे लैंड ओनरशिप एलिमिनेट कर दी जाती है। देखिए, लैंड का कोई एक व्यक्ति ओनर नहीं होता है, और कलेक्टिव ओनरशिप है या फिर हम कहेंगे कि एक तरह से कॉमन ओनरशिप है। तो यहाँ पे लैंड ओनरशिप एक के पास नहीं रहेगी, ये तो आपको पता ही चल रहा है। दूसरी बात, प्रोग्रेसिव और ग्रेजुएटेड हाई इनकम टैक्स रहेगा। यानी हम कहेंगे अगर इनकम टैक्स जो है वो बढ़ेगा भी, बहुत ग्रेजुअली बढ़ेगा, और प्रोग्रेसिव यानी धीरे धीरे बढ़ते रहेगा। एकदम से किसी पे बर्डन नहीं डाला जाएगा इनकम टैक्स का, धीरे धीरे इस पे डाला जाएगा। तो ये एक और चीज़ होती है। अगला होता है कि एबोलिशन ऑफ ऑल एयरशिप राइट। तो एयरशिप राइट्स जो होते हैं, एयरशिप राइट्स यानी हम कहेंगे कि जैसे ए नाम के व्यक्ति की प्रॉपर्टी है, उसके बाद उसका बेटा है एक्स नाम का, सन उसका, तो ये उसको मिल जाएगी, है ना। तो ये हम कहेंगे कि ये एयरशिप होती है। तो
इसको कहा जाता है ना, ये हो गया इसका लीगल हेयर, जो ए का है बेटा, तो इसकी प्रॉपर्टी फिर एक्स को मिलेगी, ये सब यहाँ पे नहीं होता है, या एयरशिप राइट्स होते ही नहीं है। अगली बात है क्रेडिट, यानी जब भी कोई चीज़ उधार दी जाती है तो वो पूरा सेंट्रलाइज रहेगा और वो स्टेट के हाथ में रहेगा, कोई एक अथॉरिटी रहेगी उसके हाथ में ये दिया जाएगा जो भी क्रेडिट है वो। यानी ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति, जैसे हम बोलते हैं ना मनी लेंडर सबको पैसे दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं रहेगा, जो भी अथॉरिटी रहेगी उसके हाथ में रहेगा। हालांकि उन्होंने बात की थी कि वहाँ स्टेटलेस सोसाइटी बनाना है, बट कुछ कुछ चीज़ों के लिए अथॉरिटी तो रखना ज़रूरी ही था। तो यहाँ पे यही है कि मनी लेंडर के जैसे लोग यहाँ पे नहीं रहेंगे और जितनी भी प्रॉपर्टी है वो छीन ली जाएगी। कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी, जो भी इमिग्रेंट्स लोग हैं यानी जो बाहर से एंटर हुए हैं आपके जगह पे, वो लोगों की जो प्रॉपर्टी उन्होंने बनाई है उनकी प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी, और जो भी आपके खिलाफ जाएंगे उनकी भी प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी। आपके खिलाफ यानी आपके सिस्टम के खिलाफ जो जा रहे हैं उनकी भी प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी। कम्युनिज्म के खिलाफ जो जाएगा उसकी प्रॉपर्टी कम्युनिज्म वाले देशों में छीन ली जाएगी, और जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनकी भी प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी। इस तरह से इनकी इकोनॉमी होती है। अगला इनका जो कैरेक्टरिस्टिक हमें देखने मिलता है वो है लेबर। लेबर की बात करें तो प्रोग्रेसिव इरेजर होगा ऑफ अ डिस्टिंक्शन बिटवीन सिटी एंड कंट्री साइड, यानी हम देखते हैं कि शहरों को ज़्यादा डेवलपमेंट के मौके मिलते रहते हैं और जो कंट्री साइड यानी जो गांव होते हैं उसको ज़्यादातर महत्व दिया ही नहीं जाता, उसको डेवलपमेंट देखा ही नहीं जाता। तो ये चीज़ें जो है ना, जो हम डिस्टिंक्शन ला रहे हैं इसके बीच में, ये अलग है ये अलग है, इन सब चीज़ों को ख़त्म किया जाएगा। हम क्या करेंगे कि इंडस्ट्रियल आर्मीज बनाएंगे और इक्वल लायबिलिटी देंगे पूरे लेबर्स को फॉर ऑल, यानी हम कहेंगे पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर में काम करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे आपको पता है कि शहरों में होता क्या है, शहरों में होती है इंडस्ट्रीज, और गांव में होता क्या है, गांव में होता है एग्रीकल्चर। तो हम दोनों चीज़ों को एक जैसा महत्व देने की हमेशा कोशिश करेंगे और सभी को यहाँ भी एक जैसा मौका मिलेगा, यहाँ भी सबको काम मिलेंगे, यहाँ भी सबको काम मिलेंगे। इस तरह से हम दोनों भी जगह को एक जैसा डेवलप करने की हमेशा कोशिश करेंगे। और जो भी वेस्ट लैंड है, जो भी ज़मीन किसी काम की नहीं है, ऐसी दिखाई भी दे रही है, तो इस ज़मीन पे भी हम कल्टीवेशन करेंगे। और हमेशा हमारी कोशिश यही होगी, कम्युनिज्म वालों का कहना है कि सॉइल क्वालिटी को हम अच्छा बनाते रहेंगे। सॉइल क्वालिटी अच्छी होगी तो प्रोडक्शन अच्छा होगा, प्रोडक्शन अच्छा होगा तो प्रोडक्शन अच्छा होने के कारण आपकी इकोनॉमी भी अच्छी हो पाएगी और लोगों को भी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। तो लेबर का हमेशा ख्याल रखा जाए, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ के हो या चाहे एग्रीकल्चर के हो, दोनों जगह ख्याल रखा जाएगा। ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि आप शहर के हो और आप गांव के हो तो शहर वालों को ये ज़्यादा मिलेगा, गांव वालों को ये ज़्यादा मिलेगा, ये सब चीज़ें यहाँ पे होगी ही नहीं। तो इस तरह से हमें यहाँ पे लेबर पता चलता है किस तरह से होता है। अब अगली जो कैरेक्टरिस्टिक हमें देखने मिलती है वो है चाइल्ड वेलफेयर। जो कम्युनिज्म होता है, कम्युनिज्म हमेशा चाइल्ड वेलफेयर की बात करता है। जैसे हम कहेंगे कि चाइल्ड फैक्ट्री लेबर जो होते हैं, यानी फैक्ट्री में जो बच्चों को काम कराए जाते हैं वो सब चीज़ें यहाँ बंद करा दी जाएगी और बच्चों के कल्याण के लिए काम किया जाएगा। फ्री पब्लिक स्कूल एजुकेशन हर बच्चों को दिया जाएगा, एजुकेशन फॉर ऑल, ये यहाँ पे चलता रहेगा। ये कम्युनिज्म इसको मानता है। अगला है इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम कम्युनिज्म में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जो कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन है वो गवर्नमेंट के अंडर होगा, गवर्नमेंट के कंट्रोल में रखा जाएगा, वो किसी प्राइवेट के हाथ में नहीं दिया जाएगा। कम्युनिकेशन वाली जितनी भी चीज़ें या फिर ट्रांसपोर्टेशन, रास्ते हो गए या फिर ट्रेन्स हो गई, बसेस हो गई, कोई भी चीज़ हो गई, ये पूरा का पूरा ही कंट्रोल में होगा गवर्नमेंट के। और कम्युनिकेशन वाली जितनी भी चीज़ें जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, वो भी चीज़ें गवर्नमेंट के अंदर ही आएगी। तो इस तरह से इनकी कुछ हमें कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलती है कम्युनिज्म की। तो अब हमने यहाँ इंट्रोडक्शन भी देख लिया, मीनिंग भी देख लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिज्म भी देख लिया। अब हम देखेंगे ब्रांचेस ऑफ कम्युनिज्म। तो जितनी भी ब्रांचेस होती है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, और जितनी भी ओवरऑल है सभी के साथ डिस्कस करने की मेरी हमेशा कोशिश रहेगी। तो ब्रांचेस जो है कम्युनिज्म की, उसमें सबसे पहली ब्रांच हमें देखने मिलती है मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म का यही कहना है कोई इकोनॉमिक क्लास नहीं होगा। मैंने आपको बताया कि ओनर क्लास या फिर वर्कर क्लास, ऐसे कोई क्लास नहीं होगी। जैसे ओनर को बुर्जुआजी भी कहा जाता है और वर्कर्स को काफ़ी बार प्रोलेटरेट भी कहा जाता है, तो ऐसी कोई क्लास नहीं होगी। उसके अलावा हम कहेंगे कि वेज एम्प्लॉयज़ भी नहीं होंगे, यानी हम कहेंगे कि रोज के पैसे देके जिनको रखा जाता है। लैंड ओनर भी नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति ज़मींदार जैसा नहीं होगा, और कोई भी इस तरह के ग्रुप नहीं होंगे जो एक व्यक्ति दूसरे के ऊपर रूल कर रहा है, डोमिनेंस दिखा रहा है, ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं होगा। जैसे ओनर और वर्कर रहा तो ओनर हमेशा अपना डोमिनेंस दिखाएगा वर्कर पे, ऐसी कुछ भी यहाँ पे चीज़ें नहीं होगी। कार्ल मार्क्स जो थे जिन्होंने ये मार्क्सिज्म रखा था, वो हमेशा ये सोचते थे, उनका हमेशा ये विचार था कि हर व्यक्ति ने कंट्रीब्यूट करना चाहिए जो वो कर सकता है,
अपने ज़रूरतों के अपने जो भी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग। तो एवरीवन शुड कंट्रीब्यूट व्हाट दे कैन एंड शुड रिसीव व्हाट दे नीड, और उसको वो मिलना चाहिए जो उसको ज़रूरत है। तो आपको जो चीज़ की ज़रूरत है वो आप लो, बट आप जितना दे सकते हैं उतना आप दो आपके सोसाइटी को। यही कार्ल मार्क्स कहते थे। तो ये मार्क्सिज्म वाले लोग इन आइडियोलॉजीज पे चलते हैं। अगला जो टाइप ऑफ हमें कम्युनिज्म देखने मिलता है वो है लेनिनिज्म। लेनिनिज्म जो होता है वो व्लादिमीर लेनिन ने लाया था। व्लादिमीर लेनिन एक रशियन मार्क्सिस्ट रिवॉल्यूशनरी था। व्लादिमीर लेनिन जो थे, इन्होंने एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी रखी थी और उनके आइडियोलॉजी को लेनिनिज्म कहा जाता है। लेनिनिज्म ने यही कहा था कि एक डिक्टेटरशिप बनाई जाए। अब हम कैसे करेंगे, इतने सारे वर्कर्स हैं, इतने सारे वर्कर्स। अब वर्कर्स को क्या कहा जाता है, मैंने आपको बताया, वर्कर्स को कहा जाता है प्रोलेटरेट और ओनर को कहा जाता है बुर्जुआजी। अब ये जितने भी प्रोलेटरेट्स हैं, ये पूरे लोग एक साथ कैसे किसी चीज़ की ओनरशिप कर सकते हैं। तो लेनिन ने ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल करने के लिए, जो मार्क्स ने किताबों में कही थी, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल करने के लिए लेनिन ने ये कहा कि इन जितने भी वर्कर्स हैं, जितने प्रोलेटरेट्स हैं, उसमें से एक व्यक्ति को आप बना दो वहाँ का डिक्टेटर। इन सब में से एक निकलेगा, इनके ग्रुप में से, जो कि पूरा देश ही चला लेगा, ऐसा होगा। और इन्होंने एक रिवॉल्यूशनरी वैनगार्ड पार्टी भी बनाई थी इसके लिए, जो कि पॉलिटिकल कामों में इन्वॉल्व थी, और इन्होंने फिर बाद में अपने अंदर सत्ता भी लाई थी। और यही होता है कि लेनिन ने कहा कि एक डिक्टेटर होना चाहिए जो वर्कर में से एक होना चाहिए। तो इसको लेनिनिज्म कहा जाता है। डिक्टेटर यानी एक तानाशाह, जो ऐसा नहीं कि पूरा देश उसको कहीं ना कहीं इलेक्ट कर रहा है, ऐसी सब चीज़ें नहीं रहेगी। वर्कर्स में से एक रहेगा, इलेक्शन भी होंगे तो वही वर्कर्स में से एक व्यक्ति को ही चुना जाएगा। ये सब चीज़ें लेनिनिज्म में कही जाती है। उसके बाद जो तीसरा टाइप हमें देखने मिलता है वो है माओइज्म। माओइज्म बेस्ड है माओ जेडोंग करके, जो है एक चाइनीज रिवॉल्यूशनरी, उनके आइडियोलॉजी पे। तो माओइज्म भी कम्युनिज्म के ही अंडर आता है और एक चाइनीज रिवॉल्यूशनरी माओ जेडोंग ने रखी हुई फिलोसॉफी, इसलिए ये कहा जाता है इसे। यहाँ पे अलग अलग कंसेप्ट रखे गए, जैसे सोशल इंपीरियलिज्म, यानी सोसाइटी जो सोशलिज्म है उसके ध्यान में रखते हुए इंपीरियलिज्म भी चलाया जाएगा। यानी हम एरियाज को भी एक तरह से अपने अंडर रखेंगे या फिर अपना एक्सपांशन दिखाएंगे, ये सब चीज़ें भी यहाँ पे कही जाती है। उसके अलावा मास लाइन यहाँ पे कहा जाता है, यानी एक लीडरशिप स्ट्रेटेजी होती है जिसका यही होता है एम टू लर्न फ्रॉम पीपल एंड इमर्ज द पॉलिटिकल लीडरशिप इन देयर कंसर्न। यानी वही है कि लोगों से आपको सीखना है और उनके अंदर पॉलिटिकल लीडरशिप डालते, उनके अंदर जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो डालते जाना। यानी हम कहेंगे पॉलिटिकल चीज़ें लोगों तक पहुंचानी है, मास लाइन तक आपको पहुंचना है, यही सब चीज़ें माओइज्म में कहा जाता है। और ये कल्चरल रिवॉल्यूशन लाना चाहते हैं, यानी कल्चर को फॉलो करते हुए हमें हर चीज़ को यहाँ पे पूरा करना है। यानी एक कल्चर को हम अपना कल्चर बनाएंगे क्रांति लाके, और उस कल्चर को बाद में मेंटेन करते रहेंगे। इस तरह से चीज़ें माओइज्म में कही जाती है। तो ये माओइज्म जो है ये एक और आपको टाइप देखने मिलता है कम्युनिज्म में। नेक्स्ट जो टाइप देखने मिलता है वो है एनार्किस्ट कम्युनिज्म। अब यहाँ पे कैसा होता है कि ये एक ग्रुप होता है, एक तरह से हम कहेंगे कोऑपरेटिव ग्रुप्स, जो कुछ लोग हैं वो साथ में आते हैं और कुछ ग्रुप्स बनाते हैं। कुछ वर्कर्स होते हैं वो अपने काउंसिल्स बनाते हैं, या फिर कॉमन लोग जो होते हैं वो सब मिलके अपने जो भी नेटवर्क रहेंगे वो बनाएंगे। और हर व्यक्ति को यहाँ पे फ्रीडम होता है कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। देखो, जैसे कोऑपरेटिव के ग्रुप है तो वो अपने ग्रुप की जो भी नीड्स है उसको पूरे कर पाएंगे, वर्कर्स जो है अपने नीड्स को पूरा कर पाएंगे, कॉमनर्स जो है वो अपने नीड्स को पूरा कर पाएंगे, और जो व्यक्ति अकेला भी है वो भी अपने नीड्स को पूरा करने के लिए फ्री होता है। एनार्किस्ट कम्युनिज्म में यही कहा जाता है कि स्टेट बिल्कुल नहीं रहेगा, यानी लोगों को कंट्रोल करने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं रहेगी, ना ही यहाँ पे कैपिटलिज्म जैसी चीज़ें रहेगी, ना ही यानी यहाँ पे कोई प्राइवेट ओनरशिप रहेगी। तो ऐसा होता है एनार्किस्ट, हम कहेंगे कम्युनिज्म। तो यहाँ पे ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं होगी, बिना अथॉरिटी के आपको जो करना है आप वो कर सकते हैं। अब एक और टाइप जो हमें देखने मिलता है वो है लेफ्ट कम्युनिज्म। अब कैसा होता है, जैसे कि आपको मैं आगे और कुछ वीडियोस बनाऊंगा उसमें बताऊंगा। तो कुछ होते हैं सेंटर के विचारों वाले, कुछ होते हैं जो कि राइटिस्ट लोग होते हैं, और कुछ होते हैं जो लेफ्टिस्ट होते हैं। अब कम्युनिज्म, सोशलिज्म ये सब चलते रहते हैं, बट एक थोड़ा सा ज़्यादा लेफ्ट के विचारों को लेके जो चल रहा है वो होता है लेफ्ट कम्युनिज्म। यानी ये जो कम्युनिस्ट का ग्रुप होता है ये लेफ्ट कम्युनिज्म होता है। ये इनका ये कहना है ये ज़्यादा प्रोलेटरियन होते हैं, यानी ये कुछ ज़्यादा ही मायने में वर्कर्स को सपोर्ट करते हैं। यानी लेनिन ने जितना कहा उससे भी कई ज़्यादा
तो मार्क्स ने तो कहा ही था कि वर्कर्स के हाथ में सब होगा, तो ये मार्क्सिस्ट ज़्यादा होते हैं लेनिनिज्म से ज़्यादा, और हम कहेंगे प्रोलेट्रियन ज़्यादा होते हैं, यानी हम कहेंगे वर्कर्स को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट ये लोग दिखाते हैं। तो थोड़ा ज़्यादा ये लेफ्ट के विचारधारा वाले लोग होते हैं, तो इनको कहा जाता है लेफ्ट कम्युनिज्म। अगला जो कम्युनिज्म का टाइप देखने मिलता है वो है रिलीजियस कम्युनिज्म। आपको ये बता दूं कि कम्युनिज्म जो होता है जो किसी पर्टिकुलर रिलीजन के आधार पे बनाया गया है, जैसे सिर्फ क्रिश्चियनिटी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, टाओइज्म को देखते हुए, जैनिज्म हो गया, हिंदुइज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया, कोई भी एक धर्म के आधार पे बनाया गया, यानी उसमें धार्मिक चीज़ें होगी, रिलीजियस चीज़ें भी होगी उसके आइडियोलॉजी में, यानी रिलीजन में जो जो चीज़ें बिलीव्स है वो वहाँ पे भी फॉलो किए जाएंगे, तो वो रिलीजियस कम्युनिज्म बन जाता है। और कम्युनिज्म वाली भी चीज़ें होगी, यानी फॉर एग्जांपल हिंदुइज्म वाला है तो हिंदुइज्म वाली भी चीज़ें उसमें होगी और कम्युनिज्म वाली भी चीज़ें होगी, तो ये बन जाएगा रिलीजियस कम्युनिज्म इस तरह से। उसके अलावा आपको ये बता दूं कि ये कलेक्शन ऑफ यूटोपियन रिलीजियस कम्युनिटीज़ होते हैं। अब इसका मीनिंग क्या होता है? यूटोपियन यूटोपियन यानी क्या? यूटोपियन यानी एक ऐसी सोसाइटी, यूटोपियन सोसाइटी यानी एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे हर व्यक्ति खुश रहे, जहाँ पे हर व्यक्ति के खुशी का ख्याल रखा जाएगा, उसको यूटोपियन सोसाइटी कहा जाएगा। तो वही होती है यूटोपियन रिलीजियस कम्युनिटीज़, इनको बनाना होता है मेनली। यानी वो कैसी रहेगी? जब क्लासलेस रहेगी तो हर व्यक्ति खुश रहेगा, जब क्लासेस में बटी हुई है जैसे ओनर और वर्कर, तो हमेशा ओनर वर्कर को एक्सप्लॉइट करेगा और वर्कर जो होंगे वो कभी खुश नहीं रहेंगे। तो इनको ऐसी क्लासलेस सोसाइटी बनानी है जिसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी के हाथ में नहीं रहेगी, सब कलेक्टिव ओनरशिप रखेंगे। उसके अलावा सोसाइटी के जितने भी एडवांटेज मिलते जाएंगे, यानी जो भी सोसाइटी को मिलते जाएगा वो हर एक व्यक्ति में डिस्ट्रीब्यूट किया जाते जाएगा, है ना। तो उसके नीड्स के अकॉर्डिंग, और हर व्यक्ति जो होता है वो काम करेगा अपने एबिलिटी के अकॉर्डिंग। ऐसी एक सोसाइटी बनाना है जिसमें सबको खुशी मिले, उसको कहा जाता है रिलीजियस कम्युनिज्म। तो ये होता है रिलीजियस कम्युनिज्म। तो आपको यहाँ पे देखने मिले 6 टाइप के कम्युनिज्म जो मैंने आपको बताया: मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, माओइज्म, एनार्किस्ट कम्युनिज्म, लेफ्ट कम्युनिज्म और रिलीजियस कम्युनिज्म। सो इस तरह से हमने ब्रांचेस ऑफ कम्युनिज्म भी पढ़ लिए। तो हमारे पहले 4 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आखिरी टॉपिक की तरफ जाएंगे जो कि है क्रिटिसिज्म। कम्युनिज्म को काफ़ी बार क्रिटिसाइज भी किया जाता है। अब कम्युनिज्म में तो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आपने देखी, बट क्रिटिसिज्म क्या है? मेन है ह्यूमैनिटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये यहाँ पे ध्यान नहीं दिए जाते ज़्यादातर, यानी हम कहेंगे कि पूरे सब लोगों को चलते, सब सोसाइटी इंटायर सोसाइटी के चलते एक तरह से हम कहेंगे कि काफ़ी लोगों के ह्यूमन राइट्स का ध्यान नहीं दिया जाएगा, एक साथ सबको देखा जाएगा। कुछ लोगों के ह्यूमन राइट्स जा भी रहे तो वो सबसे फ़र्क यहाँ नहीं पड़ेगा। फिलॉसफी जो होती है ये नहीं बोलती है कि बिजनेस कैसा चलाया जाए। देखिए, बिजनेस अगर प्रॉपरली आपको चलाना है तो कोई एक व्यक्ति होना चाहिए जो उसमें इन्वेस्ट करेगा, एक ओनर होना चाहिए, इन्वेस्टर होना चाहिए, या फिर हम कहेंगे कि कोई पैसा लगाने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस कंपनी ने जितना प्रॉफिट बनाया सब में इक्वली बांट दिया, फिर इस कंपनी को कोई आगे कैसे बढ़ाएगा। तो यहाँ पे बिजनेस प्रॉपरली कैसा चलाया जाए ये फिलॉसफी में नहीं लिखा है। तो यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड की जगह हमेशा बात की जाती है कि सरकार सेट करेगी प्राइस को। सप्लाई एंड डिमांड पे प्राइस कैसे सेट होते हैं कि कितनी डिमांड है किसी भी प्रोडक्ट की। अगर ए नाम के प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड ज़्यादा है तो इसके प्राइस ज़्यादा होंगे, बी नाम की प्रोडक्ट की डिमांड अगर मार्केट में कम है तो इसके प्राइजेस कम होंगे। तो इस तरह से ये प्राइजेस ज़्यादा और ये प्राइजेस कम डिसाइड होता है। बट यहाँ ऐसा नहीं होगा, सरकार जो चाहे वैसे प्राइस सेट कर सकती है। फ्रॉम दिस कॉस्ट प्लानर्स लूज क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है। तो वो जो व्यक्ति प्लान कर रहा है कि भाई मैं ए नाम का प्रोडक्ट बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, उसको पता ही नहीं है, क्योंकि देखो आज ए नाम के प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है तो उसको पता है कि भाई इसका प्राइस भी ज़्यादा है। तो वो सोचेगा कि कोई एक कंपनी वाला सोचेगा, एक्स नाम का व्यक्ति, कि मैं ए नाम का प्रोडक्ट ज़्यादा बनाऊंगा। बट हो सकता है इसकी डिमांड ज़्यादा हो के भी गवर्नमेंट इसके प्राइस सस्ते कर दे और आपको उतना प्रॉफिट ही ना हो। तो इसीलिए ये सब कोई करने को भी नहीं देखेगा कि कोई प्रोडक्शन ज़्यादा करने को, या फिर हम कहेंगे कि गवर्नमेंट बोलेगी ये चीज़ के रेट ज़्यादा रखो, ये चीज़ के कम रखो, ये चीज़ बनाओ ही मत। तो फिर भाई लोगों के पास भी लिमिटेड ऑप्शन ही बचते हैं ना, लोगों के पास बहुत ऑप्शन नहीं बचेंगे। और वैसे भी अगर सोसाइटी में प्राइवेट प्लेयर्स रहेंगे तो वो नई नई चीज़ें, इनोवेटिव चीज़ें लाते रहेंगे और वो नए नए इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, जिससे आपको भी नई नई चीज़ें मिलेगी एज अ कस्टमर। बट यहाँ पर ये सब चांसेस बहुत कम है क्योंकि सरकार जो बोलेगी वही होता है। तो हम यही कहेंगे। तो दे आर एनेबल टू गैदर करंट कस्टमर इन्फॉर्मेशन, है ना। करंट कस्टमर क्या चाहते हैं ये इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचने नहीं दी जाती है, और इस कारण हम कहेंगे ऐसी कोई कमोडिटी जो होती है वो ज़्यादा बना दी जाती है जिसकी लोगों को ज़रूरत भी ना हो, क्योंकि इनको पता ही नहीं होता है बनाने वालों को कि कस्टमर क्या चाहता है। और ऐसे कोई प्रोडक्ट जो होते हैं वो कम बना दिए जाएंगे शायद जिसको लोग जो है कस्टमर वो ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो शॉर्टेज होने लगेगा कुछ चीज़ों का।
और हम कहेंगे कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा होने लगेगी। तो इस तरह से कस्टमर इन्फॉर्मेशन ना होने के कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जाता है। तो इस कारण अब चीज़ों की कमी जाएगी, तो वहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग बढ़ेगी। ब्लैक मार्केटिंग वही होगी कि भाई जो भी चीज़ें अब मार्केट में कम हैं उसको अभी बेचा जाएगा। तो हम कहेंगे रेसिडेंट्स फ्रॉम ब्लैक मार्केट टू सेल कमोडिटीज दैट प्लानर्स रिफ्यूज टू ऑफर, है ना। जो भी लोग प्लान कर रहे थे कि ये चीज़ बननी चाहिए, वो बननी चाहिए, वो नहीं दे पा रहे, तो कुछ लोग उसको ब्लैक में बनाएंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे। तो हम कहेंगे कि जो मार्क्स ने कहा था प्योर कम्युनिज्म, वो चीज़ बहुत अच्छे से नहीं चल पा रही, ये भी पता चलता है। और लोगों को धीरे धीरे क्या है, गवर्नमेंट से विश्वास हटने लगेगा। उनको लगेगा कि लोग जो गवर्नमेंट जो है वो हमारी ज़रूरतें पूरी ही नहीं कर पा रही है, तो फिर इसका मतलब ही क्या है इस तरह की सरकारों का। तो यही है कि ये सब चीज़ें बहुत जो है ब्लैक मार्केटिंग से लेके तो शॉर्टेज से लेके या फिर किसी चीज़ की बहुत एक्सेस हो जाएगा, ये सब चीज़ें यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक बन सकती है मार्क्सिज्म में। अगला है कि जो रूलिंग पार्टी होगी, सो द रूलिंग पार्टी हैज़ एक्सप्लॉइटेड इट टू एस्टैब्लिश ऑथोरिटेरियनिज्म एंड ऑपरेशन। तो रूलिंग पार्टी एक होगी और रूलिंग पार्टी क्या करेगी, हमेशा एक्सप्लॉइट करेगी अब लोगों को। अब तक तो ओनर एक्सप्लॉइट कर रहे थे, बट अब रूलिंग पार्टी लोगों पे रूल करेगी, वो अपने अकॉर्डिंग पूरा लोगों को चलाएगी। इस कारण लोगों का एक्सप्लॉइटेशन होने लगेगा, शोषण होने लगेगा। और ऑथोरिटेरियनिज्म होगा, ये अपने अकॉर्डिंग ही काम करेगी। आखिर यहाँ डिक्टेटर आ गए तो ये किसी की सुनने तो वाले हैं नहीं, और ऑपरेशन बहुत ज़्यादा होगा, लोगों को बहुत ज़्यादा दबा दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें इसमें हो सकती है, ये सब चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल है, जिसको हम कहते हैं कम्युनिज्म इसमें। तो कम्युनिज्म के हम आखिरी टॉपिक के साथ यानी क्रिटिसिज्म के साथ आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म कर चुके हैं, जो कि था कम्युनिज्म पे। आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ गया है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते तो उन्हें लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बट सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस आपसे छूटेंगे नहीं, आपको नोटिफिकेशन उनके मिलते रहेंगे। आप और भी अपडेट्स चाहते तो फेसबुक पे मेरे जो पेजेस है श्रेयस बढ़िया इंटरप्रिटेशन, उनको भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं। अगर आप मुझसे कुछ सवाल करना चाहते हैं या मुझसे जुड़े रहना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकती है, श्रेयस बढ़िया द पीस लवर, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आप मुझे मेल करना चाहो तो shreyasbadhya@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। अगर आप और इन्फॉर्मेटिव कुछ वीडियो चाहते हैं और इन्फॉर्मेटिव कुछ नॉलेजेबल पोस्ट चाहते हैं तो श्रेयस IAS एकेडमी मेरे एकेडमी का प्रोफाइल है इंस्टाग्राम पे, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पे भी उसे आप फॉलो कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आप अगर वीडियो लेक्चर के नोट्स चाहते हैं या फिर और भी कुछ क्वेश्चन आंसर्स जैसी चीज़ें चाहते हैं और भी अपडेट्स चाहते हैं तो श्रेयस बढ़िया मेरा चैनल है टेलीग्राम पे, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे।